बेटी को देखकर बीमार हो गई बहू। मायके में तो कभी बीमार नहीं होती। निधि, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? पहले से ठीक लग रही है। चलो ठीक है, लो नाश्ता मैं ले आया हूँ, फटाफट सर्व कर दो। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, बस अभी करती हूँ। आप एक काम कीजिए, आप विराज को किचन में भेज दीजिए ताकि वह अपने और अपने भाइयों के लिए दूध ले जाए। सुबह से दूध भी नहीं पिए बच्चे ने। वैसे कहाँ वो सुबह मेरे पास नहीं आए। अरे, अपने दादी और बुआ के साथ बैठे हुए हैं। सुनकर निधि को हैरानी हुई। आज ऐसा क्या हो गया कि विराज को उसकी दादी और बुआ ने अपने पास बैठा लिया। नहीं तो वो आपने आसपास भटकने भी नहीं देती, उल्टा उसे 8 साल के बच्चे से सारा काम करवाती रहती। खैर, बाहर जाकर नवीन और विराज को कहा कि तुम्हारी मम्मी ने किचन में बुला रही है। तो विराज किचन में आया और अपने भाइयों का दूध लेकर बाहर आ गया। निधि ने फटाफट गरम गरम पोहे जलेबी प्लेट में लगाए और बाहर नाश्ता देने आ गए। ससुर जी, देवर पवन और नवीन को नाश्ता पकड़ाकर मम्मी जी के कमरे में देने गए, जहाँ विद्या दीदी पहले से बैठी हुई थी, जो गर्मी की छुट्टियां बिताने यहाँ आई हुई थी। दोनों को नाश्ता पकड़ाया तो देखा दोनों ही चेहरे सूजे हुए थे। निधि को कुछ समझ में नहीं आया और पूछना उसे मुनासिब भी नहीं समझा, इसलिए नाश्ता पकड़ाकर चुपचाप बाहर आ गई। उसके बाद प्लेट लेकर बच्चों को देने लगी। नंद के दोनों बच्चे को नाश्ता पकड़ा दिया, लेकिन जब विराज को देने लगी तो विराज ने कहा, मम्मी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बुआ और दादी ये क्यों पूछ रही थी कि तेरी मम्मी नानी के यहाँ बीमार पड़ी थी? क्या? विराज के मुंह से यह बात सुनकर निधि को बात समझ में आ गई और उसने विराज के बातों में टाल दिया। वो तो तुम्हें ऐसे ही मजाक कर रही है बेटा। तुम भी तो अपने नानी के घर से काफी दिन बाद आए हो। मम्मी सिर्फ 5-7 दिन ही तो रह पाए नानी के घर। कोई बात नहीं बेटा। पूरी बात सुनकर विराज अपने दोनों भाइयों के साथ खेलने लगा, लेकिन निधि को बहुत बुरा लग गया। आखिर एक छोटे से बच्चे से ऐसे पूछने की क्या जरूरत है। दरअसल अभी 8 दिन पहले ही निधि अपने मायके जाकर आई है। खुद व बेखुद नहीं आई, बल्कि उसे बुलाया गया, क्योंकि इधर नंद का प्रोग्राम अचानक से बन गया। जाने से पहले भी उसे पूछा था कि दीदी आप कब आ रही हो, लेकिन अब तो विद्या दीदी का कोई प्रोग्राम नहीं था। और जैसे ही निधि अपने बेटे विराज के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने मायके पहुंची, उसके 5 दिन बाद ही विद्या दीदी अपने बच्चों के साथ यहाँ आ गई। विद्या दीदी ने यहाँ आने से के दूसरे दिन ही सासू माँ ने उसे फोन लगा दिया, बहू तुम्हारी नंद और दोनों भांजे आए हुए हैं, अब तो आ जाओ। कब तक अपने मायके मौज करती रहोगी? लेकिन ट्रेन का रिजर्वेशन था ही नहीं। बार बार सासू माँ का फोन आने के कारण आखिर झक मार कर निधि को 7वें दिन वहाँ से निकलना पड़ा। वहाँ भी जनरल डिब्बे में 8 घंटे का सफर, ऊपर से भीड़ भाड़ और गर्मी। आखिर उसकी तबीयत खराब हो ही गई। स्टेशन पर उतरते ही उसे उल्टी शुरू हो गया, तो नवीन उसे घर लाने के जगह डॉक्टर को दिखाने लगा, जहाँ उसे ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया गया। घर आते समय नवीन खाना बाहर से ही ले आया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ और बहन निधि की मदद नहीं करेंगी, बल्कि वो उसे इंतजार कर रही होंगी कि निधि आकर खाना बनाएगी। जब घर पहुँचे तो सासू माँ ने पूछा, अरे इतनी देर कैसे लग गई? माँ, निधि की तबीयत खराब हो गई थी, उसे उल्टी हो रही थी, इसलिए डॉक्टर को दिखाने ले गया था। डॉक्टर ने ग्लूकोज चढ़ा दिया है। जब तबीयत थोड़ी ठीक लगे तो मैं इसे ले आया, लेकिन अब खाना मैं बाहर से ले आया हूँ, आप और दीदी खा लेना। दो बातें सुनकर दोनों सास और नंद का मुंह सूज गया। दोनों रसोई में खाना लगाने के लिए गई तो विद्या ने कहा,
दी ही दिया। देखा माँ, तुम्हारी बहू को आते ही नाटक शुरू हो गया। अब भाभी की चाकरी करो, अब क्या करो, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। तू छोड़ उसे, फटाफट खाना लगा। दोनों माँ बेटे ने फटाफट खाना लगाया। घर भर में सबको खाना खिला दिया, लेकिन विराज और निधि को पूछा भी नहीं। वो तो नंद के दोनों बच्चे विराज के बिना खाना खाने बैठे नहीं, इसलिए विराज उनके साथ ही एक प्लेट में खाना खाने बैठ गया। पर निधि, उसे तो दोनों माँ बेटे ने पूछा भी नहीं। आखिर नबीन ही उसके लिए खाना लगाकर कमरे में ले गया। खाना खाकर निधि जैसे तैसे जूठे प्लेट रखने रसोई में आई तो वहाँ रसोई में जूठे बर्तन मुंह चिढ़ा रहे थे। हिम्मत करके बर्तन धोने ही लगी थी कि वहाँ उसे पीछे पीछे नबीन भी आ गया। रहने दो, कल सुबह धो लेंगे, पर तब तक जूठे बर्तन यूं ही पड़े रहेंगे। पड़े रहने दो तो पड़े रहने दो, पहले भी सेहत का ध्यान दो। नबीन की जिद के आगे उसकी एक भी न चली। वह अपने कमरे में आकर सो गई। पीछे से नंद और सास दोनों रसोई चेक करने आई तो बर्तन धोए ही या नहीं देखकर सासू माँ ने कहा, देख ले बेटा, मेरी किस्मत, रात के जूठे बर्तन ही यूं ही पड़े हैं। अब क्या हम धोएंगे? रहने दो माँ, सुबह अपने आप धो लेंगी। चलो हम भी सोते हैं, आखिर जूठे बर्तन रात तक यूं ही पड़े रहे। सुबह निधि थोड़ा लेट ही उठी। जब उसे अपनी सेहत थोड़ी ठीक लगी तो नहा धोकर पहले रसोई की सफाई करने लगी और बर्तन धोए। इतने में नबीन बाहर आकर नाश्ता खुद ले आया। खैर, अब खाने की तैयारी भी करनी थी तो निधि ने सास के पास आके पूछने गए, मम्मी जी खाने में क्या बनाना है, बता दीजिए, मैं खाने की तैयारी कर लूँ। जो तेरी इच्छा बना ले, मुझसे क्या पूछ रही है? क्यों मम्मी जी, आप इस तरह की क्यों बातें कर रही है? तुझे तो मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं सुहाती, जो यहाँ मायके में भी आकर काम कर रही है। अरे कहने दे, क्या के होते में नंद काम करती है, ऊपर से कल रात का खाना भी बाहर से आया, सुबह का नाश्ता भी बाहर से आया। मेरी बेटी की ही एक रोटी तुम लोगों को भारी पड़ रही है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? माफ करना भाभी, लेकिन मम्मी गलत नहीं कह रही है। आप अपने मायके में तो बीमार नहीं पड़े, यहाँ घर में कदम रखते ही बीमार हो गई। क्या मतलब समझे हम आपको? बस करिए दीदी, बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। एक तो मैंने पहले ही आपसे पूछा था, आप अपने आने का प्रोग्राम बताती नहीं हैं। ऊपर से जब मैं मायके जाती हूँ तो अचानक आ जाती हैं। आपको पता है ना कि मेरे मायके के लिए 8 घंटे का सफर करना पड़ता है, वो भी ट्रेन से, और उसके लिए ट्रेन के रिजर्वेशन होते हैं। गर्मी की छुट्टियां में तो वैसे भी ट्रेन में जगह नहीं है। आपके अचानक आने से कितनी दिक्कत का सामना करना, जनरल टिकट और मुझे आना पड़ता है, कितनी भीड़ भाड़ धक्का मुक्की होती है, ऊपर से कई बार बैठने की जगह भी नहीं मिलती। ऐसे में तबीयत बिगड़ेगी, नहीं तो क्या होगा? और मम्मी जी, आप बताइए, दीदी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया? खाना बाहर से आया था, उन्होंने सिर्फ सर्व किया है, बर्तन सारे मैं धो रही हूँ और दीदी और आपको परेशानी ना हो इसलिए नबीन जी खाना बाहर से लेकर आए, उसमें भी आपको कमी लग रही है। आइंदा से दीदी जब भी आए तो पहले अपना प्रोग्राम बता दे, इस तरह के बीच में नहीं आया करूँगी। शरीर मेरा खराब हो रहा है, बीमार मैं पड़ रही हूँ और ताने भी मैं सुन रही हूँ। मुझे नहीं होता कि यह निधि कहकर वहाँ से चली गई। पर पास ही कमरे में ससुर जी यह सब सुन रहे थे। वो कमरे से आए और बोले, मिल गई तसल्ली। तुम दोनों को आखिर आज बहू को शामिल करने के लिए तुम लोगों ने कितने बार समझाया है कि रबड़ को उतना ही खींचना चाहिए कि वह टूटे ना, लेकिन तुम दोनों माँ बेटी समझती नहीं। एक तो बहू परेशान होती हुई तुम्हारे लिए यहाँ तक आई, ऊपर से उसे तकलीफ को समझने की जगह तुम लोग उसे ताने सुनाए जा रही हो। आज बहू सामने हो चुकी है, अब जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना, क्योंकि शर्म और हया का पर्दा एक बार हटता है ना फिर हट ही जाता है। तो
किशोर जी बात बोलकर वहाँ से चले गए। दोनों माँ बेटे एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए, लेकिन दोनों को ऐसे भी न हुआ कि बहू से माफी ही मांग ले। आखिर वो सास और नंद ही क्यों जो इतने आसानी से माफी मांग ले। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।